Good morning, everyone. We are live. And आज का लाइव थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैं पुणे से हज़ारों मील दूर इस वक्त फ्लोरिडा में हूँ और यहाँ पर वेंसडे बस अभी शुरू ही हुआ है। अभी सुबह के 7:45 बज रहे हैं और आपके वहाँ पर ऑलरेडी आई थिंक 5:15 बज चुके हैं। सो हर बार मैं सेशन बुधवार को शाम को करती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पर आई हूँ और मैं वेंसडे का सेशन फिर भी करना चाहती थी, आई डिडंट वांट टू हैव एनी ब्रेक्स, सो मुझे वो वेंसडे मॉर्निंग में करना पड़ा क्योंकि जब तक यहाँ पर वेंसडे इवनिंग होगी आप लोगों का थर्सडे मॉर्निंग शुरू हो जाएगा। सो वो सब थोड़ा सा लॉजिस्टिक्स और डे टाइम जोन के हिसाब से करते करते हमने सोचा कि हम मेरे लिए सवेरे 7:30 पौने 8 बजे करेंगे और वहाँ पर हमारे गेस्ट के लिए भी वो ठीक टाइम होगा। सो वेलकम एवरीवन to yet another session of Wednesdays for Waste Warriors. WWW equals 5R. 5R for the principles of waste management, जिसमें रिसाइकलिंग सबसे लास्ट में होता है और रिफ्यूज़, रिड्यूस, रीयूज़ सबसे पहले हैं। सो आज हमारे जो गेस्ट हैं वो भोपाल से हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं भोपाल से हूँ, दैट्स माय होम टाउन। सो मुझे एक तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा था कि मैं इंडिया, जो कि हमारा घर है, वहाँ से इतने दूर हूँ। कुछ पर्सनल कारण से यहाँ मुझे विज़िट करना हुआ। मेरे परिवार में किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनको मिलने के लिए। सो मैं घर से इतने दूर हूँ, उसके बावजूद आज जो मेरे गेस्ट हैं वो मेरे होम टाउन से है। सो इन अ वे एक कॉम्पनसेटरी फीलिंग है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। सो आई कैन सी दैट आवर गेस्ट हैज़ जॉइंड। सो आपको ये करना होगा सुनील जी, कि आप जब नीचे जो कमेंट का सेक्शन देख रहे हैं वहाँ पर 3 डॉट्स हैं, उन 3 डॉट्स को आप दबाइए और वहाँ पर आपको आएगा रिक्वेस्ट टू गो लाइव, आप उसको दबा दीजिए और देन यू विल बी एबल टू जॉइन मी इन दिस कॉन्वर्सेशन एंड वी कैन स्टार्ट चैटिंग विथ यू। Our guest is Sunil Avsarkar. He's in Bhopal and he has this foundation called Help Box Foundation. मैंने पिछले काफ़ी समय से, इवन कोविड लॉकडाउन के टाइम पर, मैंने उनके जो वो काम करते हैं उसके बारे में बहुत सुना था, लेकिन ऐसा कुछ मौका नहीं मिला कि मैं उनको इस पर इनवाइट कर पाऊँ। और लास्ट वीक अचानक ऐसा हुआ कि वी कनेक्टेड एंड ही वाज हैप्पी कि हम इसमें उनको इनवाइट करें एंड हमने इमीडिएटली वो डिसाइड कर लिया, प्लान कि चलिए अब हम इस बार उन्हीं को गेस्ट बना के बुलाएंगे। सो मिस्टर सुनील अवसरकर, क्या आप मुझे आपके आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं कि आप किसी और आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं? आई एम गोइंग टू जस्ट चेक वेदर to go live. Okay, is this hi Jayashree? Hi, how are you? Jayashree. Hi Jayashree. Hi, I'm fine. How are you? I'm doing good. So मुझे क्या इस लॉगिन से सुनील ज्वाइन करने के कोशिश कर रहे हैं? एक सेकंड है, मैं ट्राई करती हूँ। नहीं, मैं उन्होंने दूसरे आईडी से किया है। हाँ है, तो मैं
आपसे डिस्कनेक्ट कर दूं, इज इट ओके? एक सेकंड। हाँ, वो लॉग इन हो गए हैं। मेरे लिए गुड मॉर्निंग है, सर गुड मॉर्निंग सुनील जी, और आप लोग के लिए और हमें गुड इवनिंग कह सकते हैं। आप लोगों के लिए गुड इवनिंग है तो गुड इवनिंग, दोनों तरीके से। राइट। आ, हाय। जयश्री, एक 5 मिनट में। हाँ, यस या आई कैन आई डिस्कनेक्ट यू, क्योंकि यस यस। पीछे आवाजें आ रही हैं। कहीं और से ज्वाइन करना है मुझे? नहीं किसी और लिंक से? नहीं, ये ठीक है, आप बिल्कुल करेक्ट तरीके से ज्वाइन हुए हैं। ऑलराइट, राइट। अब मैं आपका वीडियो नहीं देख पा रही हूँ मैं। मेरा वीडियो दिख रहा है? नहीं, अभी नहीं दिख रहा। कुछ करना पड़ेगा मुझे? नहीं, एक मिनट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर अनेबल टू ज्वाइन। एक सेकेंड। हाँ जी, ओके। अभी मुझे आपका वीडियो दिख रहा है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? आवाज भी आ रही है आपकी। आपका वीडियो भी दिख रहा है मुझे, आपकी खूबसूरत तस्वीर दिख रही है मुझे जी। वेलकम, थैंक यू सो मच। और आपके बारे में इतने समय सुना है, और इट्स जस्ट सो गुड कि मैं आपके साथ आज बात कर पा रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक तो बहुत अच्छा जुड़ाव है भोपाल से, बहुत खूबसूरत शहर, और खूबसूरत भोपाल शहर के खूबसूरत बाशिंदे हैं आप भी, तो आपका भी वेलकम। मैं वही कह रही थी कि आज का सेशन जो है वो थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेशल लग रहा है मुझे, जी क्योंकि जी। एक तो मैं इंडिया से बाहर हूँ, मैं इस वक्त फ्लोरिडा में आई हूँ। सो और नाइस। ऑल्दो मैं अपने भाई के घर में हूँ, लेकिन अच्छा। मैं अपने घर से दूर हूँ। और आज के सेशन में आप भोपाल से हैं, जो हम लोग भोपाल से हैं, सो यू हैव एक स्पेशल फॉन्डनेस होती है अपने होम टाउन के लिए। तो जी हाँ जी हाँ। घर से दूर होकर भी घर घर से हम बात कर पा रहे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे बहुत ही। जी सो हाँ। ग्रेट। सो सुनील, आप मेरी वाइफ। बताइए। हाँ। मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी सिर्फ ये बोल के कि आप हेल्प बॉक्स फाउंडेशन आपने शुरू किया। और मैंने लॉकडाउन के वक्त भी देखा, जब मैं वहां भोपाल में थी, कि आपने बहुत काम किया, बहुत लोगों की मदद की। और ये कम शब्दों में, ऐसे जो लोग जानते नहीं हैं, या जो लोग जिन लोगों के लिए नई है ये बात, उनको इतने कम शब्दों में हम इंट्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्यों ना आप बताएं कैसे आपने हेल्प बॉक्स शुरू किया, और क्या आपकी इंस्पिरेशन थी, और उसके बारे में, हेल्प बॉक्स के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी प्लीज। हेल्पबॉक्स को शुरू किए करीबन करीबन 7-8 साल हो चुके हैं। 1915 से हमने शायद इसको स्टार्ट किया, 2015 से। और अभी कुछ साल पहले इसको हमने एक एनजीओ का भी रूप दिया है। मेरा इंस्पिरेशन तो मेरे बहुत सारे पुराने मेरे जो अनुभव रहे हैं वो रहे हैं। और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा इंसिडेंट रहा कि मेरी वाइफ भी इसी माइंडसेट की मिली है, कविता। आज वो ज्वाइन होनी थी, पर वो आनंदम केंद्र हमारा जो है वहाँ पे अभी व्यस्त है। तो वो एक छोटे छोटे बहुत सारे काम करती थी, लोगों की मदद करने के, कुछ हेल्प करने के, बच्चों को पढ़ाने के। तो वहीं से हमको एक इंस्पिरेशन बहुत पहले से दिमाग में था, बहुत पहले से माइंड में भी था, और इच्छा भी थी कि ऐसा कुछ करे बिजनेस के साथ। मेरा बेसिकली बिजनेस में ग्राफिक डिजाइनर हूँ, प्रिंटिंग का काम है मेरा। ग्रेट। और लोगों के के सपनों को डिजाइन करते हैं हम, बहुत पेपर बढ़िया। पे होते हैं। तो वहां से इंस्पिरेशन धीरे धीरे मिला। और अचानक ऐसे हेल्प हेल्प ऐसे करते हुए हमने एक इनिशिएटिव पहले शुरू किया था, योर हेल्पर। तो उसमें लोगों को घर पे हेल्प कराने की, या पोस्ट मेडिकल या प्री मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराने की। तो उस पर हमने बहुत ज्यादा वर्क नहीं किया, पर वहीं से एक हेल्प बॉक्स का नाम भी निकल के आया। और तो हेल्प बॉक्स में हमने
पहले स्टार्ट किया था कि कपड़े लोगों से कपड़े लिए जाए, तो हमने पुराने कपड़े इकट्ठे करते थे और उसको जरूरतमंद को देते थे। और वो एक सस्टेनेबल चीज भी है कि हम पुराने कपड़े बहुत सारे लोगों के इस पर डंप पड़े रहते हैं, बिल्कुल उन डंप्स के उनके वार्डरोब से निकाल के हमने लोगों तक पहुंचाए, और जो बचते थे उनका हमने इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये काम तो है ही, पर उसके हम थैले बनाना शुरू किए। तो एक छोटी सी शुरुआत यहाँ से हुई थी जी। ग्रेट। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो मेरे खुद के मिशन और विजन से इतना करीब है। मैंने पिछले 2-3 सालों से इति स्किल स्कूल के बारे में सोचा है और हर दिन उसको कैसे बनाऊंगी, क्या करूंगी, वो सोचा है। इति स्किल स्कूल के बारे में मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी कि हम 3 भाई बहन थे, और इति जो हमारी सबसे छोटी बहन थी वो 9 साल पहले गुजर गई ओवेरियन कैंसर के कारण। सो भोपाल में हमारे भी बहुत सारे फ्रेंड्स, फैमिली, हमने स्कूलिंग भी वहां से करी है। सो वो जो एक आपकी मन में बहुत गहरा एक दुख बैठ जाता है कि कैसे आपकी सबसे छोटी बहन गुजर गई और आप कैंसर के सामने आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो मैं हमेशा चाहती थी कि मैं उसकी मेमोरी को कैसे ऑनर करूं, कैसे उसके जो बहुत वो सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वो पूरा इस तरीके से, क्लाइमेट चेंज, उसमें वो पीएचडी उसने किया और उसी में उसका फोकस था। और मैं भी एजुकेशन और एनवायरनमेंट में ही फोकस थी। सो जब मैं वापस आई उसके गुजरने के बाद यूएस से इंडिया, तब लॉकडाउन लग गया। तो उस वक्त तो बहुत ही रिफ्लेक्शन और सोचने का ही टाइम था, बिकॉज आप सब लॉक थे, हम लोग तो क्या क्या कर सकते हैं। उस वक्त वो हेल्प वाला जो था, जैसे आपने हेल्प कहा, लोगों को इतनी मदद की जरूरत थी। और जब मैंने वो देखा जिस दिन वो माइग्रेंट लेबर्स लोग पैदल चल के घर गए, तो वो मेरे लिए सबसे सबसे दुख का एक विजुअल था। क्योंकि जस्ट इमेजिन उन्होंने क्या विश्वास करके शहर आए होंगे कि इस शहर से हमें क्या मिलेगा, और उनको क्या मिला। सो एक वो डिजेक्शन, रिजेक्शन, वो जो सारा होता है ना, और कितने सारे उसमें गुजर गए, बहुत कुछ हुआ। तो उसके कारण मुझे समझ में आ गया कि मुझे उन लोगों को मदद करना है और ये माइग्रेशन के साइकिल को ही खत्म करना है। क्योंकि उन्हें, वो राजा बन के अपने गांव में रह सकते हैं, भले 1 रोटी खाएं, 2 रोटी खाएं, लेकिन उनके पास कुछ गर्व करने के लिए एक घर, परिवार, सब कुछ है। यहाँ जब आते हैं सब कुछ छोड़ के आते हैं, और आपने देखा उनका मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल रहता है। पोटली लेकर आते हैं, पोटली लेकर ही गए वो लोग, है ना। हमारा, हम लोगों का ऐसा नहीं है। हम लोग जहां जाते हैं अपना सब कुछ बढ़ा लेते हैं, सामान, ये वो सब कुछ। लेकिन वो लोग जिन बिल्डिंग्स में, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं एज लेबर्स, उस बिल्डिंग में वो कभी रह नहीं पाते। जो मॉल्स वो बनाते हैं, उस मॉल में वो कभी जा नहीं पाते। जो सिनेमा हॉल्स वो बनाते हैं, मल्टीप्लेक्सेस बनाते हैं, उसमें उनकी कोई एंट्री नहीं है। जो होटल्स, 5 स्टार बिल्डिंग्स बनाते हैं, वो उनके लिए नहीं है। सो इट वॉज अ वेरी डिस्टर्बिंग थॉट, जो मुझे बहुत ही बुरा लगा। और ऐसा था कि जब मेरी बहन लास्ट दिनों में ऐसा, वो हमेशा विश्वास करती थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी, कि मैं उसकी मदद करूंगी। तो वो हमेशा बोलती थी, दीदी आप मुझे हेल्प करोगे ना, मतलब आप मुझे सेव कर लोगे। बट वो जो वो शब्द थे, हमेशा मेरे कान में गूंजते ही रह गया उसके जाने के बाद, कि मैं कैसे हेल्प करती, कैसे सेव करती। तो अब मुझे इति स्किल स्कूल फाउंडेशन जब मैंने शुरू किया, तब मुझे वो रियलाइज हुआ कि यही तरीका है कि उसको मैं मदद नहीं कर पाई, लेकिन मैं और बहुत लोगों को मदद कर सकती हूँ, और सस्टेनेबल तरीके से। और हम लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक नाम का एनजीओ और ये सब रहता है, और वो उनका एक वन ऑफ द बिजनेस का तरीका होता है। बट मुझे वो, the purpose itself is very well defined, to help people whatever happens. तो इति स्किल स्कूल के साथ भी मैं वही कर रही हूँ जैसे आपका इंटेंशन है। मुझे इसलिए बहुत ही अच्छा लगा कि मैं आज आपके जैसे हम्बल और इतने डेडिकेटेड इंडिविजुअल के साथ में बात कर रही हूँ। इट्स रियली गुड, क्योंकि हम बहुत कम ऐसे लोगों से मिल पाते हैं और कनेक्ट कर पाते हैं जिनसे हम फिजिकली कभी मिले नहीं है, लेकिन कैसे हम एक मेंटल, एक स्पिरिचुअल लेवल पे
कनेक्ट हो जाते हैं कि हाँ जो ये सोच रहे हैं मैं भी वही सोच रही हूँ। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके साथ बात करके। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एंड अब स्टार्टिंग दिस। सिस्टर के साथ जो आपकी भावना है, बहुत मैं उसकी भी मुझे गहराई से उसका अनुभव है। मेरे फादर के साथ हुआ था, बहुत साल पहले की बात है, 20 साल पहले इंदौर में उनको एक मल्टीपल माइलोमा कैंसर की एक डिसीज हुई थी। उस तब में न फोन होते थे, मोबाइल कुछ नहीं होता था। तब उनको ब्लड की जरूरत थी करीबन 8 या 10 यूनिट। मेरा कोई इंदौर में इतना ज्यादा फ्रेंड सर्किल नहीं था, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं था, पर इंदौर का रहने वाला हूँ मैं, इंदौर का ही। पर मुझको लायंस क्लब ने, कुछ अलग अलग अननोन लोगों ने आके उसमें मदद की। तो एक पीछे से भावना वो उस टाइम से भी ऐसी थी कि वो किसी को मदद अपने के थ्रू भी हो। जब मैं पढ़ता था तो मेरे को बहुत सारे लोगों, बहुत सारे ऐसे परिवार थे, मैं अपने घर में ना पढ़ के अपने दोस्तों के या मित्रों के या परिचितों के यहाँ रह के पढ़ता था। तो वो हेल्प करते थे। तो हेल्प करना मतलब वसुधैव कुटुंबकम जो हमारा हमारा टैगलाइन भी है, और वो तो पूरी विश्व का है, पूरे भारत का है। तो वही एक इंस्पिरेशन देता है वो वर्ड की ये सारा विश्व अपना है, कोई दूसरा जो भी मुसीबत में है। और ये बात लॉकडाउन के अंदर शायद सबने बहुत अच्छे से समझी है। बिल्कुल ऐसा वो कोविड का पीरियड था, हमने तो बहुत सारे ऐसी कहानियां हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हमने दिए हैं। लोगों रोते थे, फोन के ऊपर गिड़गिड़ाते थे, पर बहुत से लोगों की हम मदद नहीं कर पाते थे। वो एक बहुत रहता था, फिर भी जितना हो सकता था उतना हमने कोशिश की। बहुत सारे लोगों ने मदद की इसमें, हम नहीं थे, हम तो जरिया थे। बहुत सारे लोग हमसे आके जुड़े, बहुत सारे लोग तक हम भी पहुंच पाए। तो उस टाइम का जो सिनेरियो था वो लोगों को आपस में जोड़ने का था, और एक आपस में एक बंधन बनाने का था। तो वो एक बहुत अच्छा था। वो शायद अभी भी कायम रहे तो बहुत अच्छा है, जिसको थोड़ा सा भूलते जा रहे हैं फिर सब। आपने बिल्कुल सही कहा। उस वक्त जो जैसे होता है ना, विपरीत परिस्थिति जब आती है, एडवर्सिटी जब आती है, उस वक्त हम लोग कैसे हमारा क्या बिहेवियर होता है, या क्या थॉट प्रोसेस होता है, या क्या एक्शन होते हैं। तो उसके कारण हम सब लोग एकजुट हो गए। हम सब लोगों का कोलैबोरेटिव काम करने का तरीका, जो पहले लोग बोलते थे अरे ऑनलाइन नहीं हो सकता, अरे ऐसा नहीं हो सकता, वो सारी चीजें जो थी वो सारी मिथ्या, हाँ मिथ्या सब वो होने लगी, ब्रेक होने लगी। और वो बहुत ही, जैसे हम बोलते हैं ना कि फाइंड द मेडिसिन आउट ऑफ पॉइजन, एक बुद्धिज्म का एक कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें उससे एक मेडिसिन मिली आउट ऑफ द पॉइजन, कि हम ये कर सकते हैं। कोई कहीं पे भी रहे, हम उसकी मदद किसी ना किसी तरीके से कर सकते हैं। तो वो जो एक टीम वर्क, एक कोलैबोरेटिव कैसे हम, मुझे याद है मैं भोपाल में थी और किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है और हॉस्पिटल में बेड की जरूरत है, तो तुरंत हम लोग ग्रुप पे डालते थे। फिर कोई हॉस्पिटल्स में कोई फोन कर रहा है, फिर तुरंत अपडेट कर रहा है। सो मेनी पीपल वर डूइंग इट फॉर स्ट्रेंजर्स। हम तो कितने लोग, हम तो किसी को भी नहीं जानते थे उसमें से। लेकिन वही है कि जब आप किसी के लिए ऐसे निस्वार्थ भावना से काम करें, जब आपको 100% पता है कि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, उसी को सेवा भाव कहा जा सकता है। क्योंकि बाकी अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो तो एक ट्रांजैक्शन हो गया। लेकिन कोविड ने ये जरूर सिखा दिया। और जैसे आपने कहा कि आपको बहुत मदद मिली है, मैं भी बिल्कुल, मैं तो ग्रेटफुल हूँ यूनिवर्स को कि हमको भी बहुत मदद मिली है बचपन से। और भोपाल में मदद मिली। इवन मेरी सिस्टर जब अलास्का गई पढ़ने के लिए अपने पीएचडी, तो वो टूटे हुए पैर के साथ व्हील चेयर में बैठ के गई थी, लेकिन उसको भी 7 साल में अलास्का में वो अलास्कन बन गई। मतलब उसकी फैमिली वहां पे बन गई, और जब न्यूयॉर्क में उसका ट्रीटमेंट हो रहा था, तो डॉक्टर्स, नर्सेज, इवन लिफ्ट के लोग, हर कोई, इतनी मदद करी लोगों ने कि आपको ऐसा लगता है कि देखो आपको कितने लोगों की मदद करनी है। अगर आप उसका छोटा सा कर्जा भी अगर आप चुकाना चाहते हो, जैसे हम बोलते हैं ना, हम डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड, तो कितना सारा हमारे ऊपर वो कर्जा है। तो हम शायद उन लोगों को नहीं वापस कर सके, लेकिन हम किसी और को जरूर करके थोड़ा सा वही तरीका। हमारे ग्रुप मतलब एक बहुत अच्छा वो भी रहा कि हम तो यहाँ बैठे थे। मेरे एक श्रीनगर में एक आर्मी मैन था, उसको ऐसी
मेडिसिन की जरूरत है, वो मेडिसिन का नाम भी अब मैं भूल चुका हूँ। तो अब वो सारे जना जम्मू में मिल पा रही थी, जो श्रीनगर में मिल पा रही थी। मैंने मेरे किसी जम्मू के किसी का एक नंबर था, वहां से संपर्क किया, उन्होंने किसी और का नंबर दिया और उन्होंने मिनिस्टर से बात की, आर्मी मैन से बात की कि इनको कैसे वो दवाई दे पाए। तो वो कहीं ना कहीं मिलके वो, मतलब मैं किसी को नहीं जानता था, पर वो मदद वहां तक पहुंच पाई, वो मेडिसिन वहां पहुंच पाई। तो ये एक बहुत दिल को सुकून करने वाली बात थी। बिल्कुल। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट रहे, केवल कोविड नहीं, कोविड के बाद में भी या कोविड के पहले भी ऐसे रहे जो मदद के लोगों को कर सके, जिससे दिल को तसल्ली मिलती है। तो या वही एक आई इंसिडेंट थिंक हेल्प बॉक्स का जनरेट होने का, हेल्प बॉक्स का जन्म होने का, यह भी एक कारण रहा। वो ही जी हमारा ट्रेजर होता है। मतलब ऐसे होता है ना कि ब्लेसिंग्स जो होती हैं, ब्लेसिंग्स से बड़ा कोई ट्रेजर नहीं होता। तो अगर हम गुड फॉर्चून और ब्लेसिंग्स कमाने निकले हैं तो हम सही रास्ते पे हैं। बिकॉज पैसे कमाने तो वो कोई भी कमा सकता है, लेकिन ब्लेसिंग्स और गुड फॉर्चून वो बहुत जरूरी है। उससे सिर्फ हम नहीं, हमारा एनवायरनमेंट, हमारा परिवार, हमारा सारा सर्कल, सबके लिए वो काम आती है। सो थैंक यू सो मच। मुझे इतना अच्छा लगा ये सुन के। हेल्प बॉक्स नाम से ही वो रिफ्लेक्ट करता है कि उसके पीछे ऐसी ही कोई एक बहुत ह्यूमनिस्टिक और इमोशनल स्टोरी होगी, और वैसी ही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू कि आपने मेरी भी स्टोरी सुनी। मुझे वो शेयर करना बहुत ही एप्ट लगा कि मैं बिल्कुल करेक्ट इंसान से बात कर रही हूँ जो सिमिलर एक्सपीरियंस से गुजरे हैं। सो एक जैसे चीज आप और, हाँ, बोलिए। अभी हम बच्चों को इन्वायरमेंट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मोस्टली हेल्प बॉक्स का फोकस शिक्षा और इन्वायरमेंट दोनों पे है। तो ऐसी पौध पैदा करने की या ऐसी पौध बनाने की जो आगे आके इसके महत्व को समझे। हमारा एक आनंदम केंद्र है, अभी जस्ट वहीं से आ रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो वहाँ पे 70-80 बच्चे हमारे हैं जो हम फ्री एजुकेशन देते। ओके। तो उनको कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट से जोड़ के उनको पेट बॉल, बेड, वो बॉटल ब्रिक्स बनाने का, इको ब्रिक्स बनाने का, या ऐसे टास्क देते हैं और उनको कुछ रिवार्ड्स भी देते रहते हैं। तो कोशिश है कि बच्चे इस धरती को समझे और इस धरती का महत्व समझे और इसको इसको महफूज रखने का काम करें। बिल्कुल जी बिल्कुल। मतलब ऐसा लग रहा है 100% हम अलाइंड ही हैं अपने गोल में, क्योंकि इति स्किल स्कूल का अभी यही गोल है कि हम बच्चों को ऐसे स्किल्स सिखाएं जिससे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, और उन्हें किसी के आगे हाथ फैलाने की, लोन लेने की, गिरवी रखने की जरूरत ना है। क्योंकि ज्यादातर जो अगर हम बोले रूरल और अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज के बच्चे हैं, वो काफी सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं। उनके माता पिता ने काफी पढ़ाई नहीं करी है, कोई थर्ड, कोई फिफ्थ, ऐसे करके ही उतना ही पढ़े लिखे हैं। और प्लस उनके पास ये रोटी कमाना, घर चलाना, ये इतना बड़ा एक मिशन है, या क्या बोलना चाहिए, इतना बड़ा उनके ऊपर बर्डन है कि वो बाकी जो बच्चों की इमोशनल नीड्स है, या मेंटल हेल्थ की नीड्स हैं, फिजिकल हेल्थ, बहुत सारी चीजें वो नहीं कर पाते। तो उनको वो जो मेंटरशिप हम लोग अपने बच्चों को घर पे देते हैं, वो उन बच्चों को नहीं मिल पाती। तो इति स्किल स्कूल का भी ये पर्पस है कि हम उन बच्चों को मेंटरशिप दें, उन लोगों को करियर गाइडेंस दें, उनको बताएं कि देखो तुम क्या क्या कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर कोई सिर्फ डॉक्टर, लॉयर और इंजीनियर बने। कल के कल के जो प्रोफेशन हैं, जो आने वाले कल के हैं, वो तो इतने चेंज हो जाएंगे कि वो आज उस लिस्ट में भी नहीं है कि किसकी तैयारी हमें करना चाहिए, है ना। सो एज अ स्पेशल एजुकेटर मैं तो बहुत इस चीज को मानती हूँ और इसका ख्याल रखती हूँ कि हम कैसे बच्चों से बात कर रहे हैं, कैसे पेरेंट्स को इंक्लूड कर रहे हैं। क्योंकि भले वो गरीब हो या पढ़े लिखे ना हो, फिर भी उनके भी कुछ सपने होते हैं अपने बच्चों के लिए। तो हम इस तरीके से ओवरटेक नहीं कर सकते कि चलो भैया अब सब तुम पीछे हट जाओ क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं आता, हम तुम्हारे बच्चे का लाइफ बनाएंगे। वो नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स को साथ में रखकर उनके एस्पिरेशंस और ड्रीम्स, बच्चों के क्या एस्पिरेशंस और ड्रीम्स हैं, मतलब इट्स वेरी
हार्ट वार्मिंग, जब हमारे एक आश्रमशाला है सातारा में, जब हम वहाँ पे गए थे तो काफी सारे बच्चों ने बोला कि वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, और वो लोग सब ट्राइबल हैं, नोमैडिक, जो बंजारे ट्राइब से हैं। कभी उनके माता पिता स्कूल ही नहीं गए। वो कोई डॉक्टर बनना चाहता था, कोई कलेक्टर बनना चाहता था, कोई डांसर बनना चाहता था। तो सबके अलग अलग थे, किसी ने ऐसे रटे हुए वो नहीं बोले कि सब एक ही बनना चाहते हैं। तो ये उनके मन में एक एस्पिरेशन है, कोई एक्टर बनना चाहता है, तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम उन्हें स्किल सिखाएं, और जी उन्हें ये सिखाएं कि स्किल्स और पढ़ाई कैसे दोनों जरूरी है। और जब आपको पता चल जाता है कि आप क्या करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं या क्या आपका इंक्लिनेशन है, तो आपको उस रास्ते में इंटर्नशिप और ये सब थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंसेस देकर आगे कि आप कॉलेज तक जाएं। तो वो ओके। स्किल और एकेडमिक्स दोनों को हमें जोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग उसको एक आफ्टर स्कूल प्रोग्राम या यू नो पढ़ाई पहले करो ये बाद में करो, वैसा नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई और वो साथ साथ में होना बहुत जरूरी है। वही आनंदम केंद्र में हमारा फोकस यही है कि पढ़ाई तो स्कूल में हो रही है। बहुत से बच्चे अभी भी हमारे यहाँ है जिनको नॉर्मल सा मैथ्स नहीं आता है, प्लस माइनस या डिवाइड नहीं आता है, फिर भी हम उनको तो वो सिखाते ही है। उसके साथ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज में ज्यादा कराते हैं, जैसे कोई थिएटर का, कोई गाने का, या कोई फील्ड का। तो वो सिखाने का जरा ज्यादा हमारा जोर रहता है, या तो जिससे हम अपने इंटरेस्ट में आगे बढ़ सके। आई थिंक तो दोनों आप लोगों के बच्चों ने शायद कुछ वो भी किया था। का यहाँ का ये वो है, बच्चे हैं यहाँ पे वहीं के सब ये। यस, जी जी। आप लोगों ने कुछ स्किट भी किया था, या वो जो करते हैं ना स्ट्रीट स्ट्रीट प्ले ऐसे करते हैं हाँ आप वही लोगों के बच्चे। इसलिए हाँ, वो जैसे हमारे कहीं पे भी कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी है ना हमारा इवेंट होता है, हाँ जी, जैसे थैलियां बांटने का, हम थैलियां का एक कपड़े का थैला बैंक भी चलाते हैं भोपाल में, गुड। हेल्प थैला बैंक। तो अगेंस्ट पॉलिथीन के लिए काफी उस पर अलग अलग बाजारों में या कई इवेंट्स में, कई प्रोग्रामों में करते हैं। तो वहां पे स्ट्रीट जो डांस जो किया था, वो हमारे कलीग है जॉय भाई, उनकी बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से उसको सिखाते हैं और इन्वायरमेंट से जोड़ते हैं उसको। सारा जो उनका वो रहता है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड रहता है। तो वो स्ट्रीट प्ले भी वो सारे बच्चे जो है, तो इन्वायरमेंट से एक प्लास्टिक राक्षस नाम से उन्होंने एक प्ले अभी न्यू मार्केट में हमने किया था, जो का प्रमोशन हमने उस टाइम किया था, अभी 4-5 महीने पहले की बात है। तो उसमें उन्होंने वो किया था ऐसे, उनके बच्चे को बुलाते हैं तो वो बहुत अच्छे स्ट्रीट प्ले करते हैं। वो सारे के सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड होते हैं, तो कुछ ना कुछ मैसेज जाता है सबको बच्चों के थ्रू। तो बिल्कुल। ऐसी चीजों की अभी बहुत जरूरत है, बहुत जागरूकता की जरूरत है, बहुत लोगों को आगे आने की जरूरत है इस इन्वायरमेंट के लिए, धरती बचाने के लिए, पानी बचाने के लिए। नो पॉलिथीन सबसे बड़ा तो एक है कि जो पॉलिथीन का उपयोग ना करे, बिल्कुल। जो प्लास्टिक है उसके लिए बहुत ज्यादा अभी लोगों में जागरूकता चाहिए। शर्म आती है बहुत से लोगों को थैला पकड़ने में, बाजार में जाने में। उसके लिए भी हमने कुछ यहाँ के कॉलेज के स्टूडेंट के साथ लो कॉस्ट की डिजाइनर थैलियाँ की थोड़े से मोटिव वोटिव लगा के एक छोटे बहुत कम से कम कीमत में 15 रुपए 20 रुपए में लोगों को प्रोवाइड हो सके, ऐसा कोशिश भी हमने की है। तो आपने ऐसे छोटे छोटे या करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें बहुत ज्यादा अवेयरनेस जी फैलाने की जरूरत है, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह लोग वीडियो देखते हैं, हर दिन वीडियो देखते हैं और फॉरवर्ड करते हैं अपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता लाइफ में। वो जो बिहेवियर चेंज है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, वो मिसिंग है। आप कितना भी पढ़ाई कर लो, लेकिन एग्जाम में अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं तो फिर आप पास कैसे होगे। तो बस वही चल रहा है। और हम लोग भी प्लास्टिक के जैसे अब हम कहते हैं, अगर किसी को कहेंगे कि आप प्लास्टिक मत यूज करो, तो अगला आदमी बोलेगा तो क्या यूज करो, है ना, क्योंकि प्लास्टिक उनके लिए कन्वीनियंट हो गया है। खाली हाथ जाओ और दुकान से मांग के ले आओ, कुछ लेके नहीं जाना, सब कुछ रेडीमेड। इतना आलसी हो गए हैं लोग कि हर कुछ उन्हें करा कराया चाहिए, पका पकाया चाहिए। तो उसके लिए हम दुकान वालों से मतलब
पुणे में एक हम ऐसा ड्राइव कर रहे हैं कि दुकान वालों को हमने जो एक लेन जहाँ पे मैं रहती हूँ उस लेन के सारे दुकान वालों के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है ओके और उनको बोला है कि हम लोग प्लास्टिक फ्री स्ट्रीट बन जाएंगे अगर आप सब लोग हमारा साथ दोगे। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से 5,000 रुपए का फाइन है अगर आपके पास प्लास्टिक की पॉलिथीन बैग्स मिलेगी तो, है ना। लेकिन हमने देखा है कि सब लोग कितना यूज करते हैं और जो लोग जाते हैं सामान खरीदने वो लोग को डबल पॉलिथीन में चाहिए, धनिया अलग, मिर्ची अलग, हर कुछ अलग अलग चाहिए और फिर वो बोलते हैं मेरे कार में थैला रखा हुआ है। तो इट इज मुझे थोड़ा सा पता है कि जो यंग जनरेशन है, बहुत से यंग जनरेशन है हमसे भी जुड़े हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अवेयर है, बहुत प्रिपेयर रहते हैं बहुत सी चीजों के लिए, काम करने के लिए भी, इन सब चीजों के लिए। पर एक बहुत बड़ी जो तादाद अभी मुझे दिखती है, मैं जिस मार्केट में जाता हूँ, अशोका गार्डन एक एरिया है, छोटा एरिया बहुत, और वहाँ सारे के सारे मोस्टली बच्चे कॉलेज स्टूडेंट्स बाहर से आने वाले रहते हैं और वो रोज सब्जी लेने वहाँ आते हैं। किसी के हाथ में थैली नहीं होती, हम सबको बोलते हैं, पर वो दुकानदार से वो थैली, वो प्लास्टिक की बैग ले जाना ही पसंद करते हैं। तो थोड़ा सा यंग जनरेशन इसकी तरफ आगे बढ़े, थोड़ा सा इसका महत्व समझे तो बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा और बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। तो वहां पे हम छोटे बच्चों को थोड़ा कंसंट्रेशन इसलिए देते हैं कि वो कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी इंसिस्ट करते हैं, वो करते हैं कि आप कपड़े का थैला यूज करें, आप प्लास्टिक कभी बंद नहीं होगा। प्लास्टिक बहुत सारी चीजें, हमारा जोर केवल ये है कि डिस्पोजेबल प्लास्टिक और दूसरा सिंगल यूज प्लास्टिक और जो पॉलिथीन है उसको आप अवॉइड करिए। प्लास्टिक पूरी जीवन में अपनी रोजमर्रा में हर जिस मोबाइल यूज कर रहे हैं, जो जिस चेयर पे मैं बैठा हूं उसमें 80% प्लास्टिक का बना हुआ है। तो ऐसा प्लास्टिक जो कि सिंगल यूज है उसको अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, वो करना है बस। बिल्कुल। तो वो एक चीज इंस्पिरेशन आया, पर वो क्या होता है, लोग बहुत सा कन्वीनियंट चीज लगती है, पॉलिथीन बहुत कन्वीनियंट लगता है, लिक्विड उसमें आ जाता है बहुत इजीली, तो उसके बहुत सारे अल्टरनेट है। थैलियां आप यूज करें, बहुत थोड़ा सा चीज होती है जो नहीं आ पाती है उसमें, और तो आपके कपड़े का थैला इज फॉरएवर, हमेशा के लिए है। एग्जैक्टली, क्योंकि हम लोग एम्फेसिस उसी पे दे रहे हैं ना कि आप जो रीयूज हो सकता है, भले प्लास्टिक का कुछ है जो रीयूज हो सकता है, बार बार आप उसको, जैसे कभी कभी वो मोटे प्लास्टिक के थैले रहते हैं या वो सब जो रहते हैं जो आप बार बार यूज कर सकते हो, तो आप उसको यूज करो। हम सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लोगों को बोल रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि यूथ को थोड़ा समझना चाहिए, मैं तो बोलती हूँ उनको पूरी तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि थोड़ा समझने वाला टाइम जा चुका है। अभी हम लोग एक इमरजेंसी क्राइसिस में आ चुके हैं और इंडिया जहां पर यूथ की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूथ की इंडिया में है। अगर हमारे देश का यूथ इस क्राइसिस को नहीं समझेगा, अपने रोल को नहीं रियलाइज करेगा और उस हिसाब से वो लोग क्लाइमेट एक्शन नहीं लेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे। राइट। बच्चे लोग इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जिद कर सकते हैं, लेकिन जैसे पेरेंट्स ने या किसी बड़े ने डांट डपट कर दिया तो उससे ज्यादा वो क्या कर सकते हैं ना। वो लोग डिसीजन मेकर नहीं है, डिसीजन मेकर नहीं है, पर कहीं ना कहीं उनके माइंड में बिठाना चाह रहे हैं। आज नहीं तो 10 साल बाद जब वो बड़े होंगे तो उनके दिमाग में ये बात बैठी रहेगी कि अपने को लाइट बंद करना है, या अपने को अपने जो रिसोर्सेस है उनका पूरा यूज करना है, उनको वेस्ट नहीं करना है। ये एक बात बच्चे के दिमाग में आज बैठती है तो वो हमेशा बैठी रहेगी। तो ऐसा स्कूलों में भी हम शुरू कर रहे हैं इको ब्रिक्स बनाने का। इको ब्रिक्स एक बहुत बड़ा सस्टेनेबल, वो तो नहीं है, अल्टरनेट नहीं है प्लास्टिक का, पर फिर भी एक माइक्रो प्लास्टिक है, जो छोटे प्लास्टिक के जो रेपर्स और जो कटिंग बचती है कट करने के बाद में प्लास्टिक के, वो लैंडफिल में जाने से बचेगा। बिल्कुल। तो वो एक इनिशिएटिव हमने बहुत पहले से कर रहे हैं, पर अब उसको थोड़े से लार्ज स्केल पे बच्चों को उसके लिए स्कूलों में और कॉलेजेस में शुरू कर रहे हैं। बढ़िया। इको ब्रिक्स, मैं तो इको ब्रिक्स में विश्वास करती हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इको ब्रिक्स में विश्वास नहीं करते हैं। तो वो थोड़े बहुत कुछ ड्रॉबैक्स है, पर उसके रेमेडीज है।
बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, हमें उसे फेंकना नहीं है कहीं पर, और उसको हम हाँ, एक छोटे जगह छोटे। इकट्ठा करना है। सबसे बड़ी बात है कि जो माइक्रो प्लास्टिक, जो प्लास्टिक के टुकड़े, जो कि कोई जो है वो कोई भी नहीं, नोबडी, दुनिया में कोई आदमी नहीं है जो उसको इकट्ठा कर ले और उसको रिसाइकल प्रोसेस में भेज दे। बिल्कुल कम से कम आप यहाँ से कट हो रहा है, जहाँ पे आपका सोर्स है वहां से ही डायरेक्ट वो यदि पेट बॉटल में, वेस्ट पेट बॉटल में चल जाता है तो एक बड़ी, आपको बहुत बड़ा एक अमाउंट मिल जाता है। 1 किलो 1 kg के आसपास, 750 ग्राम के आसपास आपको प्लास्टिक वेस्ट मिल जाता है। उसका कहीं ना कहीं या तो उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, उसको रिसाइकल करना आसान है, उसमें से निकाल के कुछ ना कुछ, या उसका कोई वॉल बनाना, उसकी क्यारियां बनाना या या उसकी बेंच बनाना संभव है। बिल्कुल। तो जो जो हमारे ये छोटे छोटे चीजें होती है ना, जो कि जानवर को या किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जैसे स्टेपलर पिन, आप उस जी, स्टेपलर पिन को कहाँ फेंकोगे? तो मैंने मेरे घर में ऐसे 2 बॉटल्स रखी हैं। एक बॉटल में मैं सारे वो छोटे, अगर कभी कुछ पैकेट, वैसे तो पेपर पैकेट में इन लोग सामान देते हैं काफी सारा, लेकिन उसमें स्टेपल कर देते हैं कभी, तो वो स्टेपलर पिन वहां से निकाल के उस पैकेट्स के अंदर उस बॉटल में मैं डालती हूँ। फिर कभी कपड़ों में टैग होता है जिसके अंदर वो प्लास्टिक का एक वायर रहता है, अगेन वो भी एक ऐसी चीज है जो लोगों को यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं वो वाला प्लास्टिक का छोटा वायर भी उसमें डाल देती हूँ। ऐसे करके जैसे जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं जो बाहर जाके नुकसान कर सकती है, मैं वो सारा अपनी बॉटल्स में डालती हूँ। और मुझे लगता है मेरे तो लाइफ में ही वो पूरी बॉटल खत्म भरेगी नहीं। मुझे लगता है हर घर में एक बॉटल हाँ रखना चाहिए और उस बॉटल के अंदर छोटे से जितने भी प्लास्टिक वेस्ट सबसे ज्यादा आते हैं आपके पैकेजिंग मटेरियल में, बहुत आते हैं, चिप्स में आते हैं, चॉकलेट्स में आते हैं, बस उनको ड्राई करके उसमें आप डालते जाइए। कोई भी गीला, कोई बायोडिग्रेडेबल, कोई भी बायो वेस्ट नहीं डाले उसमें बस। तो वो हर घर किया जा सकता है, हर घर में कोई भी कर सकता है, केवल बच्चे ही नहीं बड़े भी कर सकते हैं उसको, तो बिल्कुल वो करना चाहिए। बिल्कुल। और हम ये भी बता रहे हैं लोगों को कि पैकेट कैसे उन्हें फाड़ना चाहिए, कोई पैकेट कैसे राइट, खोलते हैं। तो बहुत मतलब कॉर्नर से जरूरी स्निप ना करें और उसको डिटैच ना करें, उसके बदले में उसको ऐसे काटें ताकि वो पैकेट जुड़ा हुआ रहे उस ऊपर की कतरन से, ताकि आप एक वेस्ट नहीं क्रिएट कर रहे। छोटा सा सिर्फ कैंची ऐसी रहे या ऐसी रहे, है। सिर्फ उतनी से एक्शन से ही बहुत कुछ हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाय द वे, यदि कट भी जाता है, कोशिश करें कि वो नहीं कटे, कट भी जाता है तो वो वाला जो वेस्ट है छोटा सा बचा है वो उसमें ही हाँ डाल जी। दें, उस वाले उसी तो कम से कम वो जब रिसाइकल में या कहीं पे भी जाता है तो वो साथ में उसी में रहेगा, या, वो कहीं बाहर लैंडफिल में नहीं जाएगा। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। भी है। तो तो बहुत एग्जैक्टली छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों कर सकते हैं, करे तो बढ़िया, दुनिया बहुत सुंदर है अपनी और सुंदर बनी रहेगी। बिल्कुल। और सोचिए, ये काम करने के लिए तो लाखों लोग भी आ जाए तो कम है, क्योंकि हाँ, हर हम एक व्यक्ति को करोड़ों करना लोगों की चाहिए। बात कर रहे हैं। जी हाँ। क्योंकि अपन एक लिमिट तो क्रॉस कर चुके हैं अपन। जो सारे पैरामीटर्स थे, अपन CO2 बहुत सारे, अपना फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है अपना, तो वो सारी चीजें अपन क्रॉस कर चुके हैं। पेड़ लगाना, अब जनसंख्या इतनी है कि उसमें आपके रिसोर्सेस कम पड़ रहे हैं। अभी वर्ल्ड जनसंख्या दिवस कल ही गया है, परसों गया है, तो इतने रिसोर्सेस को अपन दोहन कर रहे हैं कि अब रिसोर्सेस 6 महीने के अंदर जितने भी आपको प्रकृति देती है वो आदमी खत्म कर देता है। बिल्कुल अब वो क्या करेगा, वो एक्सेस करेगा, वो पेड़ों को काटेगा, उसको काटेगा। पेड़ लगाना आसान नहीं है, पेड़ तो लगाना बहुत आसान है, उसको बड़ा करना बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल बहुत बड़ा इवेंट है ये एक। तो वो कैसे होगा, वो बड़ा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है अभी। बिल्कुल। और जो ये प्लांटेशन ड्राइव्स होती हैं, मुझे ये जी जी। प्लांटेशन ड्राइव्स जो है, मुझे इसमें सिर्फ यही एक मेन मेरा चैलेंज रहता है कि आपने पेड़ तो लगा, पौधा तो लगा दिया, लेकिन वो रातों रात में नहीं बन जाता है पेड़, है ना? उसको 5 7 10 साल लगते हैं बनने के लिए। तो उसका टाइम लगता उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा, उसको नर्चर कौन करेगा? क्योंकि जब कहीं से पेड़ काटे जाते हैं, वो बोलते हैं हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हमें पता है ट्रांसप्लांटेशन का 99% फेलियर है, क्योंकि उसका कोई है। ख्याल नहीं रखता। सैपलिंग्स लगाते हैं छोटे छोटे, और अगले आप एक हफ्ते बाद जाओ तो वो सैपलिंग्स मर चुके होते हैं। बट उसके नाम पे उन्होंने करोड़ों रुपए का बजट खर्च कर दिया है। सो बहुत है। हमारे जो वो
करेक्ट, एक होता है ना करेक्ट सोल्यूशन होता है और एक होता है फेक सोल्यूशन। तो हम करेक्ट सोल्यूशन के ऊपर क्यों नहीं वो बजट डाल रहे हैं? क्योंकि कभी कभी लोग मजाक में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो ऐसे अपने सर्कल के ही ऐसे बोलते हैं ना, अरे अगर एक बार में करेक्ट सोल्यूशन कर दिया तो फिर कैसे आगे बढ़ेगी गाड़ी। तो वो है पॉलिटिकल वो नहीं है, मतलब एक इच्छा शक्ति किसी के भी इसमें नहीं। बिल्कुल वहां से वो किसी के क्राइटेरिया में ही नहीं है। इन्वायरमेंट या उससे रिलेटेड कोई इश्यू किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडा में कभी भी इन्वायरमेंट कोई महत्व ही नहीं रखता है। यहाँ हर महीने 1,000 रुपए या 3,000 रुपए देने में इंटरेस्टेड है, लोगों को अनस्किल्ड बना रहे हैं आप उससे। हाँ वो एक स्किल बनाना की वो नहीं है वो प्रोसेस, वो अनस्किल हो रहा है। लोगों आराम से फ्री में मिल रहा है तो वो मिसयूज होता है, उसको कहीं यूटिलाइजेशन नहीं होगा उस चीज का। तो एक बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल कहीं ना कहीं पे ऐसी थिंकिंग होना चाहिए, यहाँ पैदा होना चाहिए। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक अच्छा काम किया है, एक स्वच्छता का, उसको पूरे इंडिया से जोड़ा है। उसमें काफी नगर निगम और बहुत सारे लोग और म्यूनिसिपल पार्टीज और लोकल बॉडीज उसमें इन्वॉल्व हुई है। तो उसमें अवेयरनेस आई है उसकी, पर ये इच्छा शक्ति थोड़ी सी आगे बढ़ी, लोकल लेवल पे भी आगे बढ़े तो कुछ न कुछ एक बहुत बड़ा परिवर्तन जरूर आ सकता है उससे। बिल्कुल, मतलब पॉलिटिकल विल जो है वो तो इसका ड्राइवर है इस पूरे गेम का। क्योंकि अगर हमारा देश कैसा है या कोई भी देश, जब अगर नियम बना दिया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियम का पालन करते हैं, कुछ लोग तब तक नियम का पालन नहीं करते जब तक उनके ऊपर फाइन नहीं होता। और वो एक नियम पालन करवाना चाहिए, है ना। तो हमारे यहाँ पे नियम तो बहुत है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के 2016 में ही पूरे गाइडलाइंस बन गई थी। अभी ईपीआर की उसकी मॉडिफिकेशन आई है, गाइडलाइंस की। गाइडलाइंस है, सब कुछ है, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन कहीं नहीं होता। तो जब तक वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा स्ट्रिक्टली, तब तक हम कुछ अचीव ही नहीं कर सकते। क्योंकि आपने बोल दिया कि अच्छा ये करो, लेकिन ये भी तो हमें मॉनिटर करना है कि कौन कर रहा है। तो वो चीज मैंने देखा भोपाल में स्पॉट फाइन हो रहे थे, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। और मैंने तो यहाँ पे पुणे में भी सब लोगों को वो बताया कि देखो भोपाल में स्पॉट फाइन होते हैं तुरंत, अगर जो भी नहीं करा। पुणे में तो वो रसीद भी बना, मतलब वो सिर्फ वार्निंग ही देते हैं, वो तो फाइन भी नहीं करते हैं। तो मैं उनको कहती हूँ, आप करोड़ों रुपए जो फाइन में आपको मिल सकते हैं, आप उसको कलेक्ट ही नहीं कर रहे हो। आप अपना ही खुद का जो एक तरीके से आपके पास पैसा आ सकता है जिसको आप किसी और चीज में लगा सकते हो। बिकॉज उनका कहना है अगर हम इनको फाइन कर देंगे तो वो हमसे नाराज हो जाएंगे। इवेंचुअली वो क्या है, वो वोट बैंक है उनका। आप उनको फाइन ना करके, डिस्काउंट देकर, उनके गलत बिहेवियर को इग्नोर करके आप उनको एक तरीके से बोलते हो अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई, उन्हें पाल के रख रहे हो आप उस तरीके से। बट वो सब चीजों को हटना होगा, तभी हम कोई चेंज ला सकते हैं। एमपी के इंदौर का मॉडल आप देखिए, वहां मतलब 80%, मतलब काफी एक बड़ा जनसंख्या का जो है वो बहुत ज्यादा ये है कि हमको अपने शहर को साफ रखना है। भोपाल में भी बड़ी अवेयरनेस धीरे धीरे आ रही है, पर ऐसा हर शहर में हो, हर शहर के बशिंदे, हर शहर के जो रेसिडेंट्स है उनको आगे आके अपने देश, मतलब हमारा एक इनिशिएटिव भी है, वो बहुत लोगों का भी है, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी। एक छोटा सा वर्ड, मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी, माई सिटी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हर एक को अपना शहर के प्रति थोड़ा सा रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्यार बिल्कुल होना चाहिए। जब प्यार आएगा उसको अच्छा रखने का, अपने घर को जैसे आप साफ रखते हैं, अपने आप को साफ रखते हैं, वैसे शहर को भी के प्रति अपनी जिम्मेदारी है, उसको अपन साफ रखे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बहुत बड़ा अच्छा शहर बन सकता है। बिल्कुल आए रहा है। हम जैसे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं मित्र, आप जो लोगों को राजी कर रहे हैं, लोगों को इंसिस्ट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव आप कर रही है, तो बहुत अच्छा लगा है आपको लग के कि आप लोगों को जोड़ के एक बहुत बड़ा मैसेज स्प्रेड हो रहा है सारी दुनिया में। तो एक अच्छी बात, कोशिश कर सकते हैं। हाँ, सब कोशिश ही कर रहे हैं।
और वो कोशिश होती है, फलीभूत होती है, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होती है, किसी न किसी के माइंड में जाके बैठती है। तो 10 में से एक आदमी, 50 में से एक आदमी, 100 में से एक आदमी भी उसको इम्प्लीमेंट करके करने लग जाता है। तो ये बिल्कुल। तो आप जैसे आपने बताया कि कपड़े की थैली का जो आपका ये बैंक का जो आइडिया है, मुझे लगता है कि वो एक ऐसा आइडिया है जो बहुत लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने शहरों में कर रहे हैं। अगर आप शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में, तो और लोग जो ये कर रहे हैं उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं अपने अपने शहरों में, और हम उसको आगे बढ़ा सकते हैं। आप बताएंगे प्लीज। हमने स्टार्ट किया था जो दूध डेयरिया है ना, तो वहां से ज्यादा वो छोटे छोटे सब लोगों थैलियां लेके आते हैं, प्लास्टिक थैलियां या बोले तो दूध, तो वहाँ एक सोर्स रहता है। तो वहाँ हमने बहुत सारी ऐसे 10-15 हमने स्टॉल्स थे जहाँ पे स्टार्टिंग में हमने रखे थे थैलियां। और थोड़ा सा एक हाउसिंग जो ये रहती है, हाँ, हाउसिंग कम्युनिटीज जो है जहाँ पे ग्रुप हाउसिंग्स है, वहां पर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा के बाहर की तरफ थैलियों का रखा जा सकता है कि जिसको भी ले जाना है बाजार वो वहीं से जाएगा, उसी गेट से जाएगा। बिल्कुल। जो नहीं, जो थैली नहीं ले पाए तो वो थैली ले जाए और वापसी में उस थैली को वापस वहीं रख दे आके, या ले जाए उसके सामान रखे और वापस रख दे। या फिर हमने कुछ कहीं कहीं बारकोड भी लगाए थे कि आप उसको परचेज करना चाहे तो उसको परचेज भी कर ले उसको, ये करके। तो एक ये इस तरह से कुछ प्रोसेस करके हाउसिंग, जहाँ ग्रुप हाउसिंग है आजकल तो काफी सभी जगह पे मल्टी और ग्रुप हाउसिंग है, तो वहां पे ये इफेक्टिव थोड़ा सा वर्क कर सकता है थैला बैंक। तो चार्ज रह सकते हैं, आपको फंडिंग हो जाती है, सब मिलके कर ले तो बहुत सारे कुछ थैले इकट्ठे करके वहां पे लगते हैं तो वो सबको यूज हो जाए और बार बार उसको मल्टीपल यूज कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा सस्टेनेबल या ऐसा बार बार यूज करने वाला है जिसमें कोई कास्ट, मतलब कोई उसमें कोई लागत नहीं आए लोगों की, ऐसा भी बना सकते हैं धीरे धीरे। तो ये जो आपके कपड़े के थैले हैं, ये इनको सिलते कौन है? मोस्टली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है या कुछ नीडी महिलाएं हैं उनको हम देते हैं। और सबसे पहले हमारी शुरुआत हुई थी, हमने नगर निगम, हमारे पास बहुत सारे पुराने कपड़े बहुत इकट्ठे हुए थे, कोविड के पहले की बात है। तो नगर निगम ने, हमारे भोपाल नगर निगम को भी हम धन्यवाद देंगे, उन्होंने करीबन 10,000 थैले हमको सिल के दिए थे। बढ़िया। और वो पूरे हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट उस टाइम किए थे। कुछ थैले अभी भी आए इधर उधर से मिल जाते हैं, पर फिर भी हम नए थैले भी बनवाते रहते हैं। पुराने वेस्ट थैले देकर जो कपड़े आते हैं हमारे पास, नेकी की दीवार टाइप का ऐसे कपड़े आते हैं और वो ले जाते हैं लोगों, तो उसमें बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं जो लोगों यूज नहीं करते हैं। तो उस कपड़ों को छाट के अच्छे उनसे थैलियां कुछ बनवाते हैं। तो मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो है कुछ और भी हमारे ग्रुप्स के लोग हैं जहाँ भोपाल में इस टाइप के काम करते हैं, वो उनके यहाँ सिलाई का काम उनकी संस्था में या एनजीओ में चलता है, तो उनसे भी कभी कभी करवाते रहते हैं। हम खुद बहुत कम बनाते हैं, हमारे यहाँ वो अभी अपने फैसिलिटी शुरू नहीं की है, तो हम मोस्टली इन लोगों से बनवा लेते हैं, तो वो ज्यादा हेल्पफुल भी रहता है उनको भी, सबको। ग्रेट। मुझे आपका जो ये नेकी की दीवार है वो भी मुझे बहुत पसंद है, क्या आप उसके बारे में बताना चाहेंगे सबको? नेकी की दीवार तो ऐसा है जो ईरान से कल्चर शुरू हुआ था, भोपाल में के लेकर पूरे इंडिया में फैल गया था। पर वो जब सार्वजनिक मतलब स्पॉट पे शुरू हुआ तो वो पूरा जो प्रोसेस है वो फेल हुआ है मोस्टली, क्योंकि उसका मिसयूज बहुत सारे लोगों ने किया है। अच्छा। तो हमने जो कंसेप्ट रखा है तो वो हमारे, एक तो हमारे हेल्प बॉक्स का ऑफिस में एमपी नगर में जो बना है भोपाल में, और दूसरा एक आनंदम केंद्र पे है। दूसरा हमने कहीं कहीं पे बॉक्सेस भी लगा रखे हैं। यहाँ पे एक पियरवा नाम की एक शॉप है, एक बड़ा आउटलेट है, तो वहां पे लगा रखे, कुछ 2-3 जगह हमने ऐसे बॉक्सेस लगा रखे थे। सबसे कहते थे कि बस आप वो कपड़ा दीजिए जो दूसरा यूज कर सके। आप हमको बहुत लोगों को इंसिस्ट करना पड़ा कि आप फटे हुए नहीं दीजिए, खराब नहीं दीजिए,
ऐसा कपड़ा दीजिए जो आप यूज कर सकते हैं तो वो दूसरा भी यूज कर पाएगा, दूसरा कोई भी फटा कपड़ा कोई नहीं यूज कर सकता है। बिल्कुल अंडर गारमेंट्स नहीं दीजिए, वो पहले वो भी लोगों दे आते थे, मोस्टली क्या होता था कि कचरा देने लगे थे लोग। बिल्कुल हमने क्या किया है कि अब हमने एक चार्ज उसमें ऐड कर दिया है। सबसे कहते हैं कि आप 100 रुपीज इसमें दीजिए, वो 100 रुपीज मेंटेन करने में और इसको प्रॉपर जगह तक पहुंचाने में। मोस्टली हमने की थी जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे, सबसे पहले वहीं पर जाते थे और उनको वो प्रोवाइड करते थे, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कपड़े की जरूरत रहती थी, बार बार उनके कपड़े खराब होते हैं। आज भी हम कहीं पे कैंप लगा के जब एक्सेस हो जाते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स होते हैं, श्रमिक लोग होते हैं, उन तक पहुंचाने की ज्यादा कोशिश करते हैं। तो एक थोड़ा सा हमने मॉनिटरिंग उसको करते हैं प्रॉपर। खराब कपड़े आते हैं तो हम उनको वापस कर देते हैं कि आप इसको कहीं ना कहीं डंप करिए या कुछ उसका यूज करिए आप। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। बिल्कुल और सभी करते कि उनके वार्डरोब में कुछ न कुछ तो पड़ा रहता है। सभी के वार्डरोब में ज्यादा आप घर के अंदर अपने घर को थोड़ा माइन्यूटली कोई भी अपना चेक करेगा तो उसको सबसे ज्यादा क्लॉथ्स ही मिलेंगे। आप बहुत बड़ा लैंडफिल में जाके बहुत सारा वेस्ट एकत्रित करता है, प्लास्टिक के साथ में कपड़ा भी है करेक्ट और बहुत सारा सिंथेटिक होता है जो वो अपना फुटप्रिंट बढ़ा रहा है। तो रहती है कि उसको रीयूज वाली प्रोसेस है हमारी, कि उसको फिर यूज हो जाए, वो जो वेस्ट हो गया है उसको। बिल्कुल केवल कपड़े ही नहीं, बहुत सारे सामान भी आते हैं, कभी कभी कोई कटलरीज दे देते हैं, कोई बर्तन दे जाता है, कोई नए, केवल वो पुराने ही नहीं, अब तो नए भी आते हैं। हम बहुत सारी चीजें नए तो देते ही है, हम बहुत सारी चीजें देते हैं, कॉपी किताबें हम देते ही है नए। तो ऐसी नई चीजें भी लोगों देते हैं। कभी लोगों का अपने घर का सामान इस शेल्फ पे रहती है तो वो भी फिर हम किसी जरूरत में कोई होता है तो उसको कह देते हैं वहां से वो उठा ले। तो वो इस तरह से अप्रोच करते रहते हैं। बहुत अच्छा है। आपके पास एक ऑफिस है इसलिए आप वो सारा कुछ उस ऑफिस में रख लेते हैं। वो थोड़ी मॉनिटरिंग कर लेते हैं कि वो जैसे बार बार कोई लेके जा रहा है उसको भी मॉनिटर करते हैं, उसको मना करते हैं कि आप बार बार और उसको कहीं बेचे नहीं या उसको कहीं पे मिस यूज नहीं करे, पर्सनल यूज करे, या आस पड़ोस में आपको ले जाना है तो किसी को देना है जरूरतमंद को तो उसको दे दे। ऐसा भी नहीं है कि केवल जरूरतमंद है, जिसको भी जरूरत है वो ले जाए, कोई ना कोई यूज होगा। तो वो यूज होगा, कहीं ना कहीं डम पड़ा है, वो कार्बन फुटप्रिंट बढ़ा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको यूज होके उसका प्रॉपर वो हो सकता है, उसको एक सेकंड लाइफ मिल रही है। करेक्ट बिल्कुल। और जो आपका आनंदम केंद्र है वो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, आनंदम केंद्र ये राज्य आनंद संस्थान की अवधारणा है। उसका संचालन हम करते हैं, उसमें पूरा जितनी भी मॉनिटरिंग मदद है सारी की सारी वो हेल्प बॉक्स करता है। और हेल्प बॉक्स है, बहुत सारे लोग हैं, हमारे मित्र है, फ्रेंड्स है, हमारा ग्रुप है जो अलग अलग तरीके से उनको कॉपी किताबों से मदद करता है, उनको कपड़ों से मदद करता है, उनको यूनिफॉर्म से मदद करता है। एक बहुत अच्छी बात रही कि वेल नोन एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने बहुत बड़ी मदद कपड़ों से की है। अरे वाह। उन्हें सस्ते कपड़े भेजे हैं और वो केवल हमारे बच्चे, आनंदम के बच्चे ही नहीं, हमने पूरे भोपाल में जितने भी फ्री एजुकेशन हुआ उन सबको सस्टेनेबल क्लॉथ्स दिए। सबसे बड़ी बात है उस कपड़ों के अंदर एक पोटली बनी है जिसमें सीड बॉल है, तो बच्चे इन्वायरमेंट से जुड़ते हैं। तो ये आलिया भट्ट की एक एडे मामा एक उनके इनिशिएटिव है जो सस्टेनेबल कपड़े बनाती है, और उसका उनका मोटो भी है कि बच्चे इस प्लानेट को बचाने का काम करें। बहुत बढ़िया। तो इस अच्छी मदद वहां से हमें आई, करीबन काफी तादाद में हमें कपड़े आए और सारे के सारे सस्टेनेबल, उसमें निकल फ्री बटन्स लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे बटन जो है वो निकल फ्री है, मोस्टली बटन जो है वो कपड़े के बने हुए हैं और सब में सिंबल। तो बच्चों को उससे जुड़ते हैं कि वो प्लानेट से जुड़ते हैं, उस बच्चे उस सीड बॉल का अर्थ समझते कि इसको बोने से कोई पौधा, कोई एक नया अंकुर निकलता है। तो मैं थैंकफुल भी हूँ आलिया का भी कि उन्होंने एक बहुत अच्छा हमको चूज किया और भोपाल में हेल्प बॉक्स को इतने सारी सब बच्चों तक बहुत खुशियां फैला पाए। बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये तो बहुत अच्छी बात है।
ये मुझे पता नहीं था। इट्स रियली गुड, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं, जो जिनको लोग फिल्मों में या टेलीविजन सीरियल्स में देखते हैं, अगर ये लोग जो करेंगे इनके फैंस भी वो करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि ये लोग ऐसे सोशल और एनवायरमेंटल कॉजेस को 100% सपोर्ट करें, ताकि इनके फैंस लोग भी समझे कि हाँ ये बहुत जरूरी है। आलिया लाइव भी हुई थी बच्चों के साथ एक आध मिनट के लिए, और बच्चे बड़े प्रसन्न हुए थे हमारे। सबसे पहले तो हमने आनंदम केंद्र में शुरू किया, फिर एक दो और आनंदम केंद्र है भोपाल में वहाँ, और हमारे फ्रेंड्स के बहुत सारे फ्री एजुकेशन के यहाँ पर है भोपाल में, तो वहाँ पे भी अभी भी रखे हमारे पास। हम कंटिन्यू प्रोसेस में है, उनको प्रोवाइड करते जा रहे हैं। काफी कपड़े हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। कपड़े हैं, बिल्कुल बच्चे इतने खुश होते हैं उसको देख के। तो गांव तक भी पहुंचाए हैं अलग अलग रिसोर्सेज से। तो अभी भी किसी को जरूरत है ऐसी या कोई है, तो हम कहा है सभी से कि वो बिल्कुल ले जाए, हमारे पास है जिनको हम दे सकते हैं। और बच्चे प्लानेट से जुड़ते हैं, इस धरती से जुड़ते हैं, महत्व समझते हैं सबका। तो ये बहुत अच्छा, मतलब हैप्पी मोमेंट रहा हमारे लिए वो हेल्प बॉक्स के लिए। बहुत अच्छा है, क्योंकि जो ये एनवायरनमेंट से जोड़ना, जब हर बच्चा एक पौधा, एक सीड से वो जब अंकुर निकलता है, वो लोग स्प्राउट होते देखते हैं, तो वो उनके लिए इतना मैजिकल होता है। वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि वो एक ओनरशिप लेते हैं उसको संभालने में, है ना, कि उन्होंने मदद करी है एक नई लाइफ को लाने में। तो इट्स रियली गुड, वेरी वेरी अमेजिंग। आई होप करते हैं हम हर साल बस एक मिनट लूंगा आपका आदर में। वसुधा आयोजन करते हैं हम, वसुधा समारोह। वसुधा समारोह इन्वायरमेंट का है, उसमें बहुत सारी कहानियां, एक बुक भी हम प्रिंट करते हैं, उसमें सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो वर्क करते हैं उनकी कहानियां, ट्रू कहानियां उसमें छापते हैं। That's nice. और एक फेस्टिवल होता है हर साल। तो पूरे पिछले साल जो किया था वो केवल महिलाओं पे था स्पेशल, इस बार तो सभी शामिल थे। नेक्स्ट ईयर, इस बार हमने कॉलेजेस के यंग बच्चों को शामिल किया था कि कॉलेज लेवल पे वो इन्वायरमेंट पे क्या काम कर रहे हैं, तो उनकी स्टोरीज हमने शामिल की थी। वो आपको बुक में आप भेजूंगा भी, बाय पोस्ट भी भेजूंगा, उसकी वो भी सॉफ्ट कॉपी भी आपको शेयर करूंगा। तो वो ईयरली हमारा रहता है, उसका नाम भी हमने रखा है वसुधा, वसुधा समारोह। पत्रिका का नाम है, जो मैगजीन है उसका भी नाम है वसुधा। तो ये कहीं ना कहीं जो स्टोरीज हम लाते हैं, ढूंढते हैं, पूरे एमपी की पिछले साल की थी, इस बार केवल भोपाल के कॉलेजेस लिए। ओके, दैट्स गुड। सी, कितने सारे ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं जो एक काम को दूसरे काम से जोड़ते भी हैं और बढ़ावा भी देते हैं, और जो काम हम कर रहे हैं उसको बाहर लाना भी जरूरी है। इसके ऊपर इस बार भी जो हर साल किसी न किसी अच्छे आर्टिस्ट का लेते हैं, इस बार भी जो इस आर्टिस्ट का लिया था उनका फोकस सुषमा दीदी है हमारी, बहुत वेल नोन आर्टिस्ट है, इंटरनेशनल आर्टिस्ट है। तो उनका कवर लिया उसमें, और वो पूरा नेचर के ऊपर उनकी सारी पेंटिंग्स जो होती है पूरी नेचर के ऊपर है। तो कहीं ना कहीं वो भी इन्वायरमेंट को सस्टेन कर रही है, इन्वायरमेंट्स की बातें आगे बढ़ा रही है, लोगों को ये कर रही है। और आपको ये जान के खुशी होगी कि जो सुषमा दीदी की आप बात कर रहे हैं, वो मेरे स्कूल में फाइन आर्ट्स की टीचर थी, हम उन्हें सुषमा मैम बोलते हैं। तो वो आज भी मेरे लिए और इवन मेरे बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। और हम लोग, मैं, मेरा भाई, हम और मेरी मम्मी, हम सब लोग उनको बहुत ही रिगार्ड देते हैं। उनके साथ, उनके फैमिली के साथ हम बहुत अच्छे से कनेक्टेड हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिलेशंस होते हैं ना, जो सिर्फ एक टीचर के जैसे, और वो एक फॉर्मल रिलेशन नहीं रहता, वो एकदम लाइफ लॉन्ग रिलेशंस बन जाते हैं। सो सुषमा मैम ने इवन पिछले साल या पिछले से पिछले साल फ्राइडेज ऑफ फ्यूचर का एक कुछ हो रहा था, जिसमें मैंने उनको वो लिंक भेजा था कि मैम आप इनके लिए भी कुछ पेंटिंग बनाइए, तब उन्होंने वहां भी पेंटिंग बनाया था। सो ऑफ कोर्स मुझे पता है कि वो बहुत नेचर और एनवायरनमेंट के लिए बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, और उनकी पेंटिंग्स भी बहुत ही सुंदर होती हैं। सो वो भी हमारा हाँ, घर देखते हो तो हर जगह वो पेंटिंग, और सारी नेचर की इतनी खूबसूरत सुंदर सुंदर, मतलब हर एक पे मन लगता है कि इसी को देखते रहे, इतना सुंदर उनका क्रिएशन। और उनके घर में जो वो पिलर है जिसको उन्होंने पेंट करा है,
वारली पेंटिंग से, वो भी बहुत ही सुंदर है। तो सी कैसे होता है ना कि हम बोलते हैं कि एक बहुत ही छोटी दुनिया है, हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं। सो ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है हमारा। बहुत अच्छी उनके बात है। साथ शायद मैं 10-15 साल पहले किसी और काम, प्रिंटिंग के किसी भी काम के लिए उनके पास गया था। हाँ, और अभी 6 महीने पहले उनके पास जाना हुआ, तब मेरे को कॉल हुआ कि आज मैं यहाँ आ चुका हूँ बहुत पहले। हाँ, तब उनको मैंने, तो वो बहुत पहले कहीं ना कहीं मैं एक बार गया था, वो फिर से गए तो वो रिकॉल हुई। रिकॉल हुआ। एक ही है, कहीं घूम के आते हैं, पहुंचते हैं बिल्कुल जी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। आप हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है और जो सुन रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे हम इस चीज को आगे ले जाएं? बहुत एक तो सबको मैं थैंकफुल कहूंगा कि उन्होंने इतने धैर्य से सुन रहे हैं इस बात को, मेरी बातों को सुन रहे हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं। सभी लोग कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कर रहे हैं। तो सबसे बस मेरा यही हमेशा कहना रहता है कि आप बाजार जाते टाइम कपड़े का थैला यूज करिए। बिल्कुल। बहुत ईगरली कहना है, मतलब बहुत इंसिस्ट करके, बहुत आग्रह पूर्वक ये है कि और ऐसी आदत डाले कि सिंगल यूज प्लास्टिक का कम से कम अपन उपयोग कर सके, उसको जितना अवॉइड कर सके। पूरी तरह से नहीं होता है, मैं भी कभी कभी यूज हो जाता है, मैं इतना बिल्कुल वो नहीं है, पर कोशिश पूरी ये करे कि अपन उसको अवॉइड करें, उसको कोई ना कोई उसका अल्टरनेट ले। तो ये मैसेज है कि कपड़े का थैला, और पॉलिथीन भोपाल में है, इंडिया में है, तो पॉलिथीन का यूज ना करें, कपड़े का थैला करें। और बस ये एक मैसेज वो है। और वो बनाए अपने घर में एक प्लास्टिक की बोतल ले और सारा वेस्टेज उसमें इकट्ठा करे। भोपाल के लोगों से कहना है कि वो भी यदि इकट्ठा करते हैं तो वो उसका यूज नहीं कर सकते तो हमें दे, हम उसका कुछ ना कुछ उसका उपयोग करेंगे। ये मैसेज है सभी, और सभी सुधी लोग हैं, सभी जानते हैं, समझते हैं। तो वो बस थोड़ा इम्प्लीमेंट की बात है, करे सब, और सबको इंसिस्ट करे। बिल्कुल। और इस वक्त जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अमेरिका आई हूँ, यहाँ पे तो हम तो फिर भी इतनी बात करते हैं रिसाइकलिंग की, और सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ना करो। यहाँ पे हर जगह पेपर कप्स, प्लास्टिक स्ट्रॉ, पॉलिथीन बैग्स इतना ओपनली यूज होता है जो कोई भी रोकता नहीं है। और मुझे कभी कभी लगता है क्या हम सिर्फ गरीब देश में रहते हैं और डेवलपिंग कंट्री में रहते हैं? सो क्या ये नियम सिर्फ हमारे लिए है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? और क्या ऐसे देश कुछ भी नहीं रोकेंगे कि कहीं पे इधर भी तो बदलाव आना चाहिए ना? नहीं तो फिर ये भी तो ओशन में जाता है और ये फिर हमारे देशों में आता है एक्सपोर्ट होके। 16 टाइम ज्यादा यूज करते हैं वहाँ, पैकेजिंग फूड का सबसे ज्यादा कल्चर है। इंडिया में जितना प्लास्टिक वेस्ट या वो होता है, उससे 16 टाइम्स ज्यादा यूएस में होता है। और ऐसी, और उससे जो कार्बन उत्सर्जन जो हो रहा है, कार्बन वो भी इमिशन जो हो रहा है, वो यहाँ से कम से कम 10 गुना ज्यादा है वहाँ। तो डेवलप कंट्रीज को ज्यादा अवेयर होना है, ज्यादा समझना है, वहां के रेसिडेंट्स को और गवर्नमेंट को ज्यादा समझना है इस बात की, जो डेवलपमेंट वाली कंट्री हो। बिकॉज हम तो डेवलपिंग कंट्री है तो हमारे पास सुविधाएं कम है, लेकिन यहाँ पे तो सब कुछ सेटअप है एकदम, सुविधाओं की तो कमी नहीं है यहाँ पे तो। लेकिन उसके बावजूद जब ऐसी प्रैक्टिसेस एकदम रैम्पेंटली हो रही हैं बिना रोक टोक के, और एक गिर गया दूसरा ले लो, यहाँ पे वो भी नहीं है कि अरे संभाल के करो। यहाँ पे एक प्लास्टिक ले ली, डबल प्लास्टिक ले ली, फेंक दिया, खाना भी उसी में फेंक दिया जिसमें आपने। ऐसी बहुत सारी चीजें देख के इतना मुझे ऐसे डिस्टरबेंस होने लगता है कि मैं कैसे रोकूं। लेकिन फिर वो भी बात है कि आप, क्योंकि मैं इस वक्त एक विजिटर हूं तो मैं इतना ज्यादा किसी को बोल नहीं सकती, बट मैं सिर्फ देख रही हूँ और अपने नोट्स बना रही हूँ कि सिर्फ हम लोग करें ये तो एक फेयर प्रैक्टिस नहीं है, ये सबको करना है। तो ये मैं सबको बताना चाहूंगी कि एक मैसेज जो दिया था उसको, उसका नाम इतना पॉपुलर हो गया, पर उसको इम्प्लीमेंट तो करे वहां के लोग, सब लोग। तो बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलप कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को अपने यहाँ के इस पे बैन करने की, उसका कंजम्पशन कम करने की, क्योंकि वहां पे तो
सारी की सारी पैकिंग कल्चर है, सब कुछ पैक मिलता है और वही आता है और वो सारा डंप होता है। वहाँ भी कल्चर नहीं है, जो सेग्रीगेशन वाला कल्चर है वो भी नहीं है। सिंगल एक यूज वाली प्लास्टिक डस्टबिन होती है, उसी में वो डंप करते हैं। वो एक्चुअली यहाँ पर सेग्रीगेशन जो है घरों में, वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नियम है। आपको इवन 3 उस पे करना पड़ता है। वेट, गीला जो किचन का है, सूखा तो रिसाइकल होता है, और यहाँ पे मशीनें हैं जो कि कैन अगर डालोगे तो आपको पैसा मिलेगा उतना सेंट, कांच की बोतल डालोगे तो उतना मिलेगा। ऐसे सब मशीनें भी हैं यहाँ पे। लेकिन जो बाहर होता है, जैसे ये आपके हाईवे के रेस्ट स्टॉप्स होते हैं, या जो बाहर घर के बाहर की सारी जगह, वहां सब सिंगल बिन्स रहती है। तो वहां पे मिक्स कचरा जा रहा है, उसी में खाना जा रहा है, उसी में प्लेटें जा रही हैं, और हर कोई ये यूज एंड थ्रो वाला ही बिहेवियर करता है कि उन्होंने इधर से ले लिया प्लास्टिक कप, उधर फेंक दिया। अब वो प्लास्टिक कप, इतना टिश्यू पेपर यूज होता है, इतना ज्यादा पेपर यूज होता है, इतना वेस्ट होता है पेपर, जो कि पेड़ों से आ रहा है। ये सारा पेपर और पेपर कप कोई रिसाइक्लेबल किसी चीज से नहीं बन रहा ना, ये तो पेड़ों से बन रहा है। क्योंकि इनके पास आबादी कम है और रिसोर्सेज ज्यादा हैं, सो इनको कोई पिंच नहीं लग रहा। हमारे पास आबादी बहुत ज्यादा है, अब रिसोर्सेज कम होने लग गए तो हमको पिंच लग रहा है। लेकिन ये बात वही है कि अगर आपके पास ज्यादा पानी है तो आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। ज्यादा जी बोलिए। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, कुछ ज्यादा है तो उसे वेस्ट नहीं कर सकते। मैंने एक आर्टिकल कुछ दिन बहुत साल पहले लिखा था, 3-4 साल, उसका हेडिंग बता रहा हूँ। उसका था, जितना पॉकेट खुलेगा उतना वेस्ट बढ़ेगा, उतना एनवायरमेंट। तो जितना भी आप जितना ज्यादा पैकेट को खोलोगे, उतना ज्यादा उस आप पर्यावरण को, आप एनवायरमेंट को, और उतना आप वेस्ट को बढ़ा रहे हैं। कोशिश करें कि पैकेट को कम खोले। बिल्कुल बिल्कुल। मैं यहाँ पर अभी कुछ सोच रही हूँ कि कुछ मैं लोगों से बात करूंगी कि कैसे वो लोग कपड़ों के थैले, बर्तन बैंक, जो भी चीजें ऐसी हैं जो कर सकते हैं यहाँ के इंडियन कम्युनिटीज मंदिर के साथ, ताकि वो लोग वो कंपोस्टिंग तो बहुत लोग करते ही हैं यहाँ पर, और उसके लिए कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कंपोस्टिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से होता है। लेकिन बाकी जो प्लास्टिक है उसका एक थोड़ा कंट्रोल होना जरूरी है। सो देखिए, या इवेंट्स या कुछ होते हैं तो वहाँ अभी भी अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग, हमारे यहाँ भोपाल में भी कुछ संस्था है जो लगी है, उन्होंने बर्तन बैंक भी बनाए हैं। कुछ ग्रुप हाउसिंग्स में बर्तन बैंक बने हुए हैं, और उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है। कहीं भी इवेंट्स होता है तो मोस्टली देखते हैं वही सिंगल यूज जो डिस्पोजेबल है पानी का, वो ही यूज हो रहे हैं। तो उस पर गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, फिर भी आ रहा है, फिर भी बन रहा है, सब हो रहा है। वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, गॉड नोस। हमें उसके अंदर सीरियसली इन्वॉल्व होकर उसको रोकने के लिए करना होगा। सिटीजन पुलिस की जरूरत है इसको करने के लिए। लोकल नगर निगम भी करती है, लोकल बॉडीज भी यहाँ पर छापे मारती है, सब करती है, पर वो नहीं रुक पा रहा है। थेलिया हमारा एक ग्रुप है जो बिट्टन मार्केट यहाँ का बहुत बड़ा है, एक पौध इलाका भी है, वहां पर वो काफी साल भर से वो मुहिम लगा रखे हैं, नो पॉलिथीन। उस बिट्टन मार्केट नो पॉलिथीन फ्री, ऐसा उन्होंने उसको दे रखा है मुहिम का नाम। पर फिर भी लोग लड़ने लग जाते हैं आपसे, गालियां आपको देने लग जाते हैं, और अच्छे अच्छे बड़े बड़े मतलब समझदार पढ़े लिखे भी मिसबिहेव करने लग जाते हैं। थोड़ा सा परिवर्तन वहां आया है, पर पूरा नहीं आ पाया है। वो कैसे आया, मुश्किल है। तो आपने जो कहा, और मेरा भी वही एक्सपीरियंस रहा है कि लोग जो कंज्यूमर्स हैं वो इस चेंज को ला सकते हैं। जी, ये जो चाबी है, इस ताले की जो चाबी है, वो कंज्यूमर्स के हाथ में है, क्योंकि वो यूजर्स हैं। दुकान वाले को हम कितना बोलेंगे, आखिर वो तो अपना दुकान में सामान बेचने के लिए ही बैठा है ना, उसका तो पेट वैसे ही भरेगा, घर वैसे ही चलेगा जब वो सामान बेचेगा। तो लोग उसको धमकाते हैं कि तुम नहीं दे रहे हो तो मैं दूसरे से ले लूंगा। तो वो भी तो एक इनसिक्योरिटी में आ जाता है कि अरे मेरा सामान नहीं बिकेगा तो कैसे चलेगा।
सो इट इज ऑल अबाउट यूजर्स. जब तक ये कस्टमर्स लोगों ने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो उल्टे ये बोलना चाहिए वो कपड़े की थैली दे रहा है, मैं उसके पास से सामान लूंगा या लूंगी. ऐसा जब हम लोग चेंज कर लेंगे शिफ्ट, तो सारे दुकान वाले भी कपड़े के थैले के उधर आ जाएंगे और कस्टमर भी आ जाएंगे. हमने बहुत फ्री कपड़े के थैले बांटे, इवेंट्स में बांटे, बाजारों में बांटे, करीबन 50, 60, 70 हजार से ऊपर हम कपड़े के थैले बांट चुके हैं. पर एक बड़ा परिवर्तन जिसको कहते हैं, एक बड़ा चेंज कहते हैं, वो नहीं आ पाया उससे. तो वो चेंज लोगों के बिल में आना चाहिए, लोगों की आदतों में आना चाहिए, बिहेव में आना चाहिए, उसको थोड़ा समझना चाहिए. वो करेंगे तो आएगा. ये एक बात है. आपको क्या लगता है कि वो कैसे हम चेंज ला सकते हैं? आपको कुछ थोड़ा आपके मन में कुछ वो है आइडियाज या कुछ कुछ? बहुत थोड़ा सा कठिन प्रश्न है, पर बस यही है कि लोगों को बार बार इंसिस्ट करते जाए, लोगों को बार बार चेताते जाए, लोगों को आग्रह करते जाए, ये रहता है. पर वो उसकी भी एक लिमिट है, कितने लोग करेंगे. हम जैसे भोपाल में शायद 15, 20, 25 लोग होंगे जो केवल करते होंगे, इतने लोग होंगे जो अवेयर करते. ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होंगे इस सब टोटल मिला के जो लोगों को जाके अवेयर करना लगते हैं. तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरत है. यूथ आगे आए तो ज्यादा हो सकता है. वो खुद भी करेंगे, उनके परिवार भी करेंगे, उसके आसपास बड़े करेंगे. यूथ बहुत बड़े आइकॉन होते हैं. ऐसा नहीं है, यूथ बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं, बहुत हमारे साथ भी जुड़े हैं. कॉलेज में जाते हैं तो वहां पे भी बड़े हेल्पफुल होते हैं, बहुत कर रहे हैं. पर ऐसे और भी ज्यादा आने की जरूरत है. तो यूथ जुड़ेंगे तो एक बड़ा परिवर्तन आ सकता है. धार्मिक जगहों से यदि होता है ये बात, बिल्कुल. यदि इस तरह की अवेयरनेस, यदि कोई महाराज जिनका प्रवचन चल रहा है या कोई वो करता है, वो यदि इस बातों को फैलाए, उन लोगों को इंसिस्ट करे, लोगों को आग्रह करे, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है. राजनेता तो है ही, पर राजनेताओं के क्राइटेरिया में आता नहीं है. वो अपने दूसरे चीजों के में इस चीज को भूल जाते हैं, याद भी नहीं रहती है उनको याद दिला तो आप ऐसा करिए. पर हाँ, भारत शहर ऐसा है जो तो बहुत बड़ी मान्यता है, बहुत सारे गुरुओं को ऐसी संस्था है. कुछ संस्थाएं ऐसी है, धार्मिक संस्था है, बहुत पंजाब की एक संस्था है, बहुत अच्छा काम करती है. राधा स्वामी सत्संग है जो काफी बड़े लेवल पे लोगों को इंसिस्ट करते हैं. तो ऐसी और भी सबको आगे आना चाहिए, ऐसी धार्मिक संस्थाओं को जो लोगों की जिंदगी बदल रहे हैं, तो इस धरती की भी जिंदगी बदल. बिल्कुल. वहां यदि ये करे तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है इंडिया. आई एग्री. क्योंकि बहुत रिलीजियस बिलीफ जो है ना, लोग उसमें बहुत के ऊपर डिपेंड रहते हैं. वो लोग उधर मार्गदर्शन के लिए जाते हैं. तो अगर हम अपने आप को बचाना चाहते हैं तो हमें पहले धरती को बचाना होगा. अगर हमने धरती को नहीं बचाया, प्रकृति जो है नेचर, उसको नहीं बचाया, तो हमारा कोई गारंटी नहीं कि हम बचे रहेंगे. तो यू आर राइट. रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस बहुत बड़े इसमें रोल प्ले कर सकते हैं, बड़ा रोल कर सकते हैं और करते भी है. बहुत सी जगह है. अभी पिछले दिनों में 10-15 दिन पहले जो ये है, क्या नाम है उनका, जो जिनका माउंट आबू में है, उस संस्था में गया था. तो वो लोगों, ब्रह्म कुमारी नाम याद नहीं. तो वो लोग भी काफी एक बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं. एक बड़ा इस तरह बहुत सारे इनिशिएटिव उनके चलते हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं. तो ये और भी जैसा ये है संस्था है, बहुत सारे गुरु है, बड़े आश्रम है, बड़ी बड़ी संस्था है धार्मिक वाले, रिलीजियस वाली. वहां से ये मुहिम चलती है तो बहुत बड़ा परिवर्तन इंडिया में आ सकता है, पूरे विश्व में आ सकता है. आई टोटली एग्री विथ यू. एंड थैंक यू सो मच. हम लोगों ने तो बहुत अच्छे से बहुत लंबी बात. जी. अगर आपको भी कुछ और काम करना था तो आपने उसमें से भी टाइम वो कर लिया. बट थैंक यू सो मच. बहुत ही
और काम। जी 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 समझना, और क्या हम साथ में क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और क्या प्रायोरिटी क्या है, क्या हमें सबसे पहले एड्रेस करना है। तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ साथ में करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के उस बिहेवियर को चेंज करना हमारा भी बहुत बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी वहीं से शुरू होती है कि जब मैंने अगर कचरा फैलाया है तो मैं उसका ही समाधान करूं। उतना है अगर जी। हर किया तो कोई कचरा कहीं फैला नहीं रहा। तो रियली यू अगेन फॉर ज्वाइनिंग। भैया एंड बहुत अच्छी बात रही आपसे। आपसे तो पिछले साल अपन ऐसा रहा, वो घूम करके दुनिया एक एक गोल है। पिछली बार आपसे केवल कन्वर्सेशन हो रहा था व्हाट्सएप पे बहुत पहले की, वो भी भूल गए थे, फिर अचानक याद आई और चलो फिर से मुलाकात हुई। बड़ा अच्छा लगा। एक बहुत अच्छा माय वेस्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपका नाम है, बड़ा अच्छा नाम है। एक पूरा मैसेज जाता है, एक लोगों में एक जागृति आती है इस लाइन को सुन के। तो मेरा भी हमारा भी वही एक टैग लाइन है, माय सिटी माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक शहर के प्रति अपनी जिम्मेदारी, शहर इस देश के प्रति सबको जिम्मेदारी रहे तो बहुत अच्छा दुनिया है। ये दुनिया अच्छी बनी रहे, बस यही मैसेज है चाहते हैं। थैंक यू अनुजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनने वाले सभी हमारे मित्र और जिन्होंने धैर्य से सुना, तो कुछ न कुछ मिलके करें, आगे बढ़े। और मेरे लायक कुछ भी हो भोपाल में या कुछ करने लायक तो बिल्कुल बताइए, आप जरूर जुड़ेंगे। आपसे थैंक बहुत यू सो मच। टेक केयर। जी।